हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। अब ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके बीएड या तो आपका सेकेंड सेमेस्टर होगा या फिर आपका होगा फोर्थ सेमेस्टर या कहीं कहीं पे थर्ड सेमेस्टर में भी ये पढ़ाया जाता है। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी यहाँ पे इंडिया में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप जो है बीएड कर रहे हैं और अगर आपके पास जो है समावेशी शिक्षा का सृजन अगर ये आपके पास बुक है तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर ये जो क्वेश्चन है आप जो है फर्स्ट ईयर में हैं तो उसमें भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पे हम देखेंगे सबसे पहले। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है एक क्या है, एक लंबी कहानी है जो क्या है प्रारंभ में भारत के संविधान अनुच्छेद 45 में ये घोषणा की गई है। तो भारत का जो शिक्षा का अधिनियम है इसकी घोषणा कहाँ पे की गई है, ये संविधान के अनुच्छेद 45 में घोषणा की गई है कि राज्य के संविधान के प्रारंभ से जो है 10 वर्ष की कालावधि के अंदर सभी बालकों को जो है 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होंगे उनको क्या देनी है, निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे देनी है और अनिवार्य रूप से इसका क्या करना है, प्रबंध करने का यहाँ पे प्रयास करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि तभी राज्यों से जो है 14 वर्ष की आयु के बच्चे सभी जो राज्य हैं सभी राज्यों के जो है 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास शुरू किया गया और आगे चलकर 2002 में 46वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21 को, जो जोड़ा गया इस प्रकार है जिसमें राज्य के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो राज्य विधि द्वारा आधारित उपलब्ध करेगा। तो यानी यहाँ पे क्या किया गया है कि सबसे पहले प्रारंभ में भारत का जो संविधान था 45 अनुच्छेद 45 उसमें घोषणा की गई, क्या घोषणा की गई कि 10 वर्ष के अंतर्गत आपको क्या करना है, 14 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उन सबको यहाँ पे क्या करनी है, निःशुल्क शिक्षा देनी है। उसके बाद सभी जो सभी राज्य हैं सभी राज्य के जो 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए क्या करनी है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रयास शुरू करना है। उसमें जो है 2002 में जो है 46वें संविधान संशोधन हुआ और 46वें संविधान संशोधन में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 को, और जिसमें व्यवस्था की गई कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालक हैं या बालिकाएं हैं उनको क्या करने, निःशुल्क शिक्षा देनी है और उसमें जो है विधि द्वारा इसको उपलब्ध करेगा। और ये जो है 46वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्य में एक नया मूल कर्तव्य 51 जोड़ा गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप इसी तरह से ये पॉइंट बना के लिखते हैं ये, क्योंकि ये जो आपका बनेगा क्वेश्चन बनेगा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो 46वें संविधान संशोधन द्वारा एक जो है धारा संविधान के भाग 4 में वर्णित है और जो किसके अंतर्गत आता है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है और मूल कर्तव्य में क्या है, 51 में जोड़ा गया है। अब इसमें जो बालक होगा माता पिता या संरक्षक से 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया कि बच्चों के लिए क्या है, राइट एजुकेशन का यहाँ पे सिस्टम आया कि 2009 में कि जो है निःशुल्क शिक्षा देनी है और जो है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को क्या करना है, शिक्षित अनिवार्य करना है। इससे जो इस संक्षेप में आज शिक्षा अधिकार अधिनियम राइट एजुकेशन एक्ट आरटी आया और इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। ये क्या है, कैसा अधिकार है, मूल अधिकार है और सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इस कानून के रूप में लागू भी कर दिया और इससे जिसे मुख्यतः शामिल है। यानी ये अगर पूछा जा सकता है, यह हम यहाँ पे अपने मेन पॉइंट लिख सकते हैं कि सरकार ने क्या किया, 1 अप्रैल 2010 से इस कानून को लागू किया। किस कानून को, कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे जो है निःशुल्क यहाँ पे पढ़ेंगे अधिनियम 2009 के तहत और संविधान के जो संविधान का 46वें संविधान संशोधन है भाग 4 में मूल कर्तव्य के अंतर्गत, और मूल कर्तव्य क्या है, ये 51 में जोड़ा गया है। तो इसको जो है सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से क्या लागू कर दिया है। तत्व क्या है, सबसे पहले संक्षिप्त नाम होना चाहिए।
इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है। परिभाषाएं क्या है? इस अधिनियम में प्रयुक्त विशेष शब्दों को परिभाषित किया गया है जिनका स्पष्टीकरण हमने आगे संदर्भ वंश कर दिया। अब क्या है, ये जो भी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी, ये चीजें क्या है, इसके परिभाषाएं आ जाएंगे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार, तो क्या होगा इसमें 6 से जो 14 वर्ष का बालक है इसको प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराने का अधिकार होना चाहिए। प्रवेश न दिए गए बालकों या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी न की हो उनके लिए विशेष उपबंध होना चाहिए। यानी कोई बालक क्या करता है कि 6 वर्ष की आयु पर जो है किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। यानी यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे सपोज क्या है 7 साल का बच्चा है और 7 साल के बच्चे के लिए आज की डेट में तो हो गया है कि वो फर्स्ट क्लास में रहेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा है 7 8 जैसे पहले का था कि जैसे 10 साल का बच्चा है और उसके साथ के बच्चे 4 या 5 में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 10 साल का है तो उसे फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। उसको सीधा कौन सी क्लास मिलेगी, वो 4 या 5 क्लास में यहाँ पे उसके एज ग्रुप के किस क्लास में पढ़ रहे हैं उसी क्लास में वो क्या करेगा, सीधा यहाँ पे एडमिशन लेगा और वहां पे वो अपनी जो है पढ़ाई को जारी कर सकता है। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो उसके बाद की पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। यानी 14 वर्ष, जैसे 14 वर्ष तक उसने सपोज क्या है 14 वर्ष तक उसने अपना 8 तक की पढ़ाई नहीं की, लेकिन वो क्या है और उसके बाद वो पढ़ता है तो जब तक वो 8 की पढ़ाई करता है तब तक उसको क्या दिया जाता है, चाहे वो 16-17 साल कितना भी हो गया, लेकिन वो क्या करना चाहता है 8 तक की पढ़ाई उसके लिए क्या रहेगी, निःशुल्क रहेगी। अब अगला क्या है, अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। ये भी है कि यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है अथवा किसी भी कारण कोई छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाना चाहता है तो उसे किसी दूसरे स्कूल का स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। यानी काफी चीजें होती हैं कि कोई या तो नजदीक के कारण होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं फ्रेंड सर्किल की वजह से ले लेते हैं, या कोई क्या करता है कि भाई बहन की वजह से ले लेता है, या फिर किसी का हर कोई अपनी अपनी इच्छा पे क्या करता है, स्कूल भी अगर चेंज करना चाहता है तो वो उस पर ये अधिकार है कि वो किसी भी स्कूल में अपना एडमिशन ले सकता है। राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। इस अधिनियम लागू करने में के जो 3 सालों के भीतर जो है राज्य सरकार को स्थानीय प्राधिकारियों को और पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा जिस क्षेत्र में ऐसा स्कूल नहीं है। अगला है वित्तीय तथा अन्य उत्तरदायित्वों में हिस्सा बांटना। तो केंद्र सरकार इस अधिनियम को लागू करने वाले वर्षों में एस्टीमेट तैयार करेगी और राज्य सरकारों के आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। अगला देखेंगे राज्य सरकारों के कर्तव्य। तो राज्य सरकारों के कर्तव्य क्या होंगे कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनका प्रवेश उपस्थिति सुनिश्चित करेगी और साथ ही ये भी सुनिश्चित करेगी कि कमजोर और वंचित वर्गों के जो बच्चे हैं उनमें कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं हो। विद्यालय भवन जो है शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी और बच्चों की उम्दा किस्म की शिक्षा और उसके शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराइए। यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो ये पढ़ रहे हैं हम समावेशी विद्यालय का सृजन के अंतर्गत इसको हम पढ़ रहे हैं राइट टू एजुकेशन 2009। अब यहाँ पे समावेशी शिक्षा आपको पता ही होगा कि समावेशी शिक्षा क्या है, सबको एक जैसे शिक्षा देना, सबका एक जैसा अधिकार होना। अब यहाँ पे ये है कि चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी तरह से बालक हो या बालिका हो, उनको क्या करना है, सबको एक साथ एजुकेशन देनी है। अगला है स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य। क्या है, स्थानीय प्राधिकारी उपयुक्त धारा 8 में वर्णित राज्य सरकार के समस्त कर्तव्यों के साथ साथ अपने क्षेत्र के बालकों का अभिलेख रखेगी और विद्यालयों के कामकाज की निगरानी सुनिश्चित करेगी तथा शैक्षणिक कैलेंडर तैयार भी करेगी। माता पिता और संरक्षक का कर्तव्य। प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराएं। अगला ऑप्शन है कि राज्य सरकारों का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना। तो 3 वर्ष की आयु के ऊपर के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करना। जन्म से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए जो है आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राज्य सरकारी एवं स्थानीय प्राधिकारी जरूर इंतजाम करना। तो ये चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं, इन पॉइंट को ही हमें अपने बीएड में लिखना है।
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि सरकारी विद्यालय तो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही, निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों को पहली कक्षा में 25% आरक्षित करने होंगे। यानी टोटल अगर 100 बच्चे हैं तो उनमें से 25% बच्चे यानी 25 बच्चे उनको क्या करने पड़ेंगे, वहां पे उनको निःशुल्क पढ़ाना होगा। प्रवेश के लिए आयु का सबूत, प्रवेश के लिए आयु का सबूत क्या होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र के भाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगला है प्रवेश से इनकार करना। स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। रोकने और निष्कासन का प्रतिशोध, किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और न ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा। यह आज की डेट में हर एक बच्चे को पता है। अगर वो 3rd 4th की क्लास में पढ़ता हो, उसको भी पता है कि मैं 8th तक पास होता रहूंगा, चाहे मैं लिखूं या न लिखूं, पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा रूल ही बना रखा है। और बच्चे भी आज की डेट में इसी बात को जो है एकदम लेके बैठे हुए हैं। बालक को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध, किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी विद्यालय का स्थापित न किया जाना, यानी बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल नहीं चलाया जाएगा। उन्हीं स्कूलों को मान्यता दी जाएगी जो धारा 19 में वर्णित मानक पूर्ण करते हो। विद्यालय के मान और मानक क्या क्या होनी चाहिए, जो स्कूल अधिनियम लागू होने से पूर्व स्थापित हो चुके हैं तथा निर्धारित मानक पूरे नहीं करते, उन्हें अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर समस्त मानक पूरे करने होंगे। अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति, तो केंद्रीय सरकार जो है अधिसूचना द्वारा किसी मान या मानक को अनुसूची से परिवर्धन यानी एडिंग या उसका लोप ओमिटिंग करके उसका संशोधन कर सकेगी। अगला कह रहा है विद्यालय प्रबंधन समिति। तो विद्यालय प्रबंधन समिति है अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन करेंगे और जिसमें उन प्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। यह समिति कामकाज का मॉनिटर करने जैसे कार्य करेगी। तो यहाँ पे दिया गया है कि अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को क्या करना होगा, प्रबंधन समिति का गठन करना होगा, जिसमें अभिभावक और शिक्षक दोनों क्या होंगे, शामिल होंगे। विद्यालय का विकास, तो धारा 21 में वर्णित है कि विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल विकास की योजना बनाने और उसकी संस्तुति करने का कार्य करेगी। अगला है शिक्षकों की नियुक्ति। तो शिक्षकों की नियुक्ति और उनके सेवा निर्वहन की शर्तें क्या क्या होंगी कि शिक्षकों की जो नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। शिक्षकों के कर्तव्यों और शिकायतों को दूर करना, यानी उनके जो कर्तव्य होंगे नियमित रूप से समय में स्कूल उपस्थित हो, पाठ्यक्रम पूरा करें, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षण करें तथा अभिभावक बैठक आयोजित करें। यानी ये चीजें सभी यहाँ पे होनी चाहिए कि शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना। यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए, टीचर को सबसे पहले तो नियमित आना चाहिए स्कूल। दूसरा, समय पर स्कूल आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे क्लास में बैठ गए, प्रेयर हो गई, सब चीज हो गया, टीचर आराम से तब आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में आज की डेट में यही देखा जाता है और आपने भी देखा होगा, आपके समय में भी ये चीजें चली होगी। और क्या है दूसरा कि शिक्षक को जो है नियमित स्कूल में रहना पड़ेगा, जो समय अंतराल है, ये भी इसमें आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं। और क्योंकि काफी अगर देखा होगा कि जो गांव वगैरह के स्कूल होते हैं, यानी जो गांव के स्कूल होते हैं और गांव के अगर उनमें टीचर हैं तो वो क्या करने आ जाते हैं, दिन में अपने जैसे अपने घर के कार्य करने आ जाते हैं, या जैसे खेती बाड़ी का कार्य हो रहा है उस समय उस छुट्टी कर लेते हैं। तो इस तरह से वो क्या करने लग जाते हैं, छुट्टियां करने लग जाती हैं अन्य अतिरिक्त तरीके से। तो ये चीजें काफी गाँव के स्कूल में देखा जाता है। भले सब जगह वैसी है, लेकिन गाँव के स्कूल में ऑलमोस्ट ये चीजें देखी जाती हैं और देखी भी हैं। तो शिक्षकों का कर्तव्य नियमित स्कूल में आना है। तो उसके बाद अपना पाठ्यक्रम क्या करना है, तैयार करना है अपने पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम जो है जो वस्तु है वो पूरी नहीं हो रही है तो क्या करना है, उसके अंतर्गत यानी बच्चों को अतिरिक्त पढ़ा सकते हैं, ये भी पूरा करना होगा। उसके बाद है जब जैसे क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल में तो पीटीएम बहुत कम होती है, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो इसमें क्या करना होगा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी की भी व्यवस्था करनी होगी कि जैसे हर महीने हो गया, यानी जैसे हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, मंथली एग्जाम हो गए, उनके बाद में क्या करनी चाहिए, पीटीएम भी करनी चाहिए। छात्र शिक्षक अनुपात, इस अधिनियम लागू होने के 6 महीने के बाद क्या होना चाहिए, राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात प्रधानाध्यापक को छोड़कर 1 से 40 से अधिक न हो।
यानी एक अध्यापक 40 अगर बच्चे हैं तो उसपे क्या हो, एक शिक्षक हो। यानी इससे क्या नहीं होना चाहिए, अधिक का अनुपात नहीं होना चाहिए। अगर एक से एक भी बच्चा ज्यादा होता है तो क्या होने चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए फिर। तो इस तरह से यहाँ पे क्या बनाई गई, व्यवस्था बनाई गई है। शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, तो शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाने राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारी और सुनिश्चित करेंगे कि किसी स्कूल में शिक्षक के रिक्त पद को स्वीकार पद संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभिनियोजित किए जाने का प्रतिबंध, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर नहीं कराया जाएगा। अगला है शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध। तो ये भी होना चाहिए कि यानी शिक्षक क्या नहीं करेगा, कोई शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा या नहीं लगाएगी। ये आपने भी पढ़ा होगा, जो एनईपी भी आया, एनईपी में ये बात साफ साफ कही गई है। लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि जैसे कुछ टीचर तो चलो क्या करते हैं, अपने समय के लिए करते हैं, अपने योगदान के लिए कर देते हैं, बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ टीचर क्या करते हैं, अपना एक व्यवसाय बना रखा है। स्कूल आने के बाद स्कूल में क्या करते हैं, प्राइवेट स्कूल में तो ये है, ये प्राइवेट स्कूल में तो क्या किया जाता है, साफ साफ बच्चों को बोला जाता है कि मेरे पास क्या आओगे, आना, ट्यूशन आना, और तभी अब उसको उस बच्चे को मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में भी क्या है, गवर्नमेंट के काफी टीचर भी ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, बच्चों को ट्यूशन देते हैं। तो वो नहीं करना है। परीक्षा और समापन, अब देखो यहाँ पे ट्यूशन ये ऐसा क्यों हुआ होगा कि ये चीज इसलिए है कि अगर टीचर क्या करना करेगा, ट्यूशन देगा, तो फिर क्या होगा, टीचर स्कूल में ध्यान नहीं देगा। टीचर स्कूल में ध्यान नहीं देगा तो बच्चे कहाँ से भागेंगे, ट्यूशन पर भागेंगे। तो यही होता है आजकल, आज के डेट में बच्चे ट्यूशन पे निर्भर है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया, सरकार द्वारा निर्दिष्ट शिक्षा प्राधिकार परिषद संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप इसका निर्धारण करेगा। बच्चे के जो बहुमुखी विकास होगा उस पर ध्यान, साथ साथ भय, कष्ट और चिंता से मुक्त कराने का भी काम करेगा। मूल्यांकन जो है व्यापक और सतत होगा। परीक्षा और जो है समायन प्रमाण पत्र और किसी भी बच्चे को जो है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बोर्ड की परीक्षा नहीं देनी होगी। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा होगी तभी क्या होगा, वो बच्चा बोर्ड की परीक्षा दे सकता है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगला है कि बालक की शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। तो बालक के जो अधिकार हैं, संरक्षण है, 2005 जो अधिनियम आया, इसमें प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण किया गया, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इस अधिनियम के तहत जो है प्रदत्त अधिकारों का परीक्षण और देखभाल और समीक्षा करेंगे। शिकायतों को दूर करना, उपयुक्त धारा 31 में वर्णित है कि बाल संरक्षण आयोग निःशुल्क और अनिवार्य होगा और बच्चों के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करेंगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, तो प्रस्तावित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी। इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। राज्य सलाहकार परिषद का गठन, तो प्रस्तावित राज्य सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकार करेगी और इसका काम अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। निर्देश जारी करने की शक्ति, तो निर्देश जारी करने की शक्ति होनी चाहिए धारा 35 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय अधिकारियों को तथा स्थानीय अधिकारियों, स्कूल प्रचलन समितियों को अधिनियम के कार्यान्वयन के समय में जो है मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेंगे और उसमें जो है निर्देश भी यहाँ पे दे सकेंगे। अभियोजन के लिए मंजूरी, तो अधिनियम का पालन करने के लिए धारा 3, 13, 18 और 19 अधीन मानदंडों के लिए कोई भी अभियोजन समुचित सरकार अथवा अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। सद्भावपूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण, इस अधिनियम अथवा इसके बाबत बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में सरकार, आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति या अधिनियम से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ जो है यहाँ पे किए गए कार्य पर मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। उसका है राज्य सरकारों का नियम बनाने की शक्ति, तो राज्य सरकारें जो है अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना नोटिफिकेशन द्वारा बना सकेंगी। तो ये यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा कि शिक्षा का अधिकार क्या है और इसका जो शिक्षा का अधिकार 2009 क्या है,
तो इसमें हमने देखा कि जो अनुच्छेद 45 में सबसे पहले शिक्षा के अधिकार के बारे में घोषणा की गई थी, और उसके बाद जो है घोषणा की गई थी कि जो 10 वर्ष की कालावधि के अंदर क्या करना होगा, 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करना होगा, निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे देनी होगी। और उसके बाद आया 2002 में 46वें संविधान संशोधन हुआ, अनुच्छेद 21 क में जो जो 46वें संविधान संशोधन हुआ, संविधान में एक नया अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, और इसमें ये बताया गया कि जो भी देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे देनी है। तो ये हमने सभी चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु देखे, और ये वीडियो आपको थोड़ा भी फ्रेंड्स हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।